आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। मुख्य बात यह थी कि अगर आरव का अपने ही सिक्के से भुगतान करना असली सौदा जैसा ही लगे तो ठीक था, लेकिन उसका प्रतिहमला अतुलनीय रूप से तीखा होना चाहिए था। यहां क्या हो रहा है? क्या आरव ने पहले भी इंपीरियल लॉ ट्रू बुक की साधना की होगी? इंपीरियल लॉ ट्रू बुक की साधना करना बहुत कठिन है। सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान को आज इसे अपने दायरे में लाने के लिए जो कष्ट सहने पड़े, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। लेकिन आरव ने वास्तव में इसे बहुत ही सहजता से प्रदर्शित किया। क्या आरव उन लोगों में से एक हो सकता है जो ज्ञान के साथ पैदा होते हैं? अन्यथा उसकी उम्र के साथ एक ही समय में तलवार दांव और सुलेख दांव पर ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करना कैसे संभव है? मंच के नीचे मौजूद शिष्यों को सुलेख दांव का ज्ञान नहीं था और उन्हें लगा कि आरव विवान के साथ सुलेख दांव में प्रतिस्पर्धा करने पर आमादा है। मंच पर मौजूद केवल विवान को ही पता था कि आरव ने जो किया वह सुलेख का दांव नहीं था। लेकिन अगर यह सुलेख का दांव नहीं था तो इसमें इतनी महान शक्ति क्यों थी? विवान भी एक अभिमानी व्यक्ति था। आरव को बार बार प्रतिकृति के माध्यम से अपनी चाल को तोड़ते हुए देखकर उसके दिल की गहराई से हार मानने से इनकार करने की भावना उमड़ पड़ी। पेन एक्सप्रेसिंग ड्रैगन्स एंड स्नेक्स, ड्रैगन सोअर, फीनिक्स डांस। 3 भागों की लकड़ी में प्रवेश। एक के बाद एक शक्तिशाली बल मंच पर बह गया, जिससे एक बहुत बड़ा उथल पुथल मच गया। अगर सरणी संरचनाओं की रक्षा नहीं होती तो मंच पहले ही कई बार नष्ट हो चुका होता। लेकिन विवान के विपरीत आरव ने उसी तरह अपनी तलवार का इस्तेमाल करके वही चालें चली जो विवान ने बिना किसी हड़बड़ी के की। पेन एक्सप्रेसिंग ड्रैगन्स एंड स्नेक्स, ड्रैगन सोअर, फीनिक्स डांस। 3 भागों की लकड़ी में प्रवेश। ऊर्जा के विस्फोट आपस में टकराए और नष्ट हो गए। कल झांग जिंग के साथ मैच की तुलना में यह मैच और भी अधिक आत्मा को झकझोर देने वाला था। कल के मैच में आरव ने अपनी प्रभावशाली तलवार की नीयत पर भरोसा करते हुए उन्हें एक एक करके हल किया। लेकिन आज विवान के साथ हुए मैच में आरव ने कल की तरह हल्के वजन की तरह भारी वजन नहीं उठाया, लेकिन वही चालें लोगों को और भी ज्यादा हिलाकर रख देती है। आरव वहां एक दर्पण की तरह खड़ा था। विवान अपनी ताकत का कितना भी इस्तेमाल करे, वो उसे प्रतिबिंबित कर सकता था। इस तरह की लड़ाई ने आरव को शक्ति और विस्मय का एक अतिरिक्त हिस्सा दिया। विवान लालित्य से भरा था, लेकिन वर्तमान में थोड़ा नाराज भी था। उसकी हर चाल पिछली से ज्यादा मजबूत थी और ज्यादा कठिन भी। वो देखना चाहता था कि क्या आरव वाकई उसकी सभी चालों को दोहरा सकता है। 9वें स्तर की स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे की चरम शक्ति के साथ आधे चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे को हराने में सक्षम होने से यह देखा जा सकता था कि विवान की ताकत कितनी महान थी। अंत में विवान की चालें इतनी शक्तिशाली होने लगी कि मंच के नीचे दर्शकों को घुटन महसूस हुई। सोचिए कि कुछ महीनों के बाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई विवान की ताकत पहले से ही इतनी दुर्जेय हो गई है। पिछली भव्य प्रतियोगिता की तुलना में ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा अस्तित्व त्याग दिया गया हो और उसका पुनर्जन्म हुआ हो। हां, वो पिछली भव्य प्रतियोगिता में अभी भी काफी युवा और कोमल था। अब वो पहले से ही बहुत परिपक्व है। इसके अलावा वो इस आधे साल में सफल नहीं हो पाया। सबसे अधिक संभावना है वो कभी भी आधे चरण क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में सफल हो सकता है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई विवान के स्तर पर वे अब साधना क्षेत्र बढ़ाने की जल्दी में नहीं है। आत्मा संघनन क्षेत्र में वे जितनी अधिक अवधारणाओं को समझ सकते हैं, भविष्य में उतना ही अधिक लाभ होगा। हां, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई विवान की वर्तमान ताकत वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान की तुलना में कैसी है। ऐसा लगता है कि वो शुरू में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान के साथ एक अच्छे टकराव के लिए इसे रोक रहा था, लेकिन इसका परिणाम यह है कि वो वर्तमान में आरव द्वारा बाधित है। जिसके बारे में बात करते हुए ये आरव वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि यह भयावह है। अगर वो 9वें स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश कर सकता है तो वो सबसे अधिक संभावना वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार से भी भिड़ सकता है ना? है
मैंने नहीं सोचा था कि हमारे संप्रदाय में ऐसा राक्षस दिखाई देगा। इस भव्य प्रतियोगिता का परिणाम चाहे जो भी हो, अगली भव्य प्रतियोगिता आरव की दुनिया होगी। विवान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भव्य प्रतियोगिताओं के बीच की अवधि उसके लिए जबरदस्त सुधार करने के लिए पर्याप्त थी। अपने स्तर के प्रतिभाशाली लोगों के लिए वे हमेशा इस बात में प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन अधिक सुधार करता है। अगर मैंने आपसे अधिक सुधार किया है तो इसका मतलब है कि मैं अधिक प्रतिभाशाली हूं। एक बार सुधार की गति धीमी हो जाने पर वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। कुलीन शिष्य नितेश की तरह उनकी ताकत बहुत बढ़िया थी, लेकिन दूसरों की तुलना में उनकी सुधार की गति धीमी थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से कमजोर हो गए। हालांकि इतनी तेज प्रगति वास्तव में चौथे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के नौसिखिए के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थी। गहन ज्ञान दिव्य सहायता के समान एक अशांत और हिंसक संघर्ष के बाद विवान ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। यह चाल कुछ ऐसी थी जिसे विवान ने हाल ही में समझा था। मूल रूप से यह तियान यू से निपटने के लिए उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था, लेकिन इसे आरव ने अप्रत्याशित रूप से बाहर कर दिया। एक बार जब इसे निष्पादित किया गया तो हवा और बादल अचानक बदल गए। शक्तिशाली निराकार ऊर्जा ने मंच को भर दिया। लापरवाही का एक पल और परिणाम निश्चित रूप से मंच से उड़ जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ केवल आरव को अपनी तलवार को शांति से घुमाता रहा। दिव्य सहायता के समान गहन ज्ञान एक झटके में जारी किया गया। सिवाय इसके कि विवान सहित यहां मौजूद हर किसी को यह पता नहीं चला कि आरव ने इस चाल में कुछ अतिरिक्त जोड़ा है। सार ऊर्जा प्रज्वलन। यह केवल आरव के दिव्य सहायता के समान गहन ज्ञान को क्रियान्वित होते देखने के लिए था। मंच पर युद्ध की स्थिति पहले से काफी अलग हो गई। आरव की शक्ति एक बवंडर की तरह थी जो बिखरे हुए बादलों को बहा ले जा रही थी। विवान के हमले को लगातार निगल रही थी। विवान का चेहरा बदल गया। उसने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति वास्तव में होगी। पहले वो हमेशा बेतहाशा बमबारी करता था, लेकिन इस बार आरव ने जवाबी हमला किया जिससे वो पूरी तरह से चौंक गया। सार ऊर्जा प्रज्वलन जोड़ने के बाद हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। विवान के लिए इससे बचाव करना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसने केवल निराकार ऊर्जा के अनगिनत विस्फोटों को उसे घेरते हुए देखा, जो सीधे उसकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को तोड़ रहे थे और उसे उड़ा रहे थे। विवान को केवल मंच से नीचे फेंका गया और उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई। आरव ने हमला करते समय उचित व्यवहार किया और बहुत अधिक सार ऊर्जा को प्रज्वलित नहीं किया। विवान ने हवा में ही अपना आसन ठीक किया और हल्के से जमीन पर गिरा। स्टेज के नीचे सन्नाटा था। हर कोई नहीं जानता था कि क्या बोले। अगर ये अंगद के मैच के नतीजे जैसा था तो भी हर कोई इसे मुश्किल से स्वीकार कर सकता था। इस मैच का नतीजा वाकई अप्रत्याशित था। शीर्ष 3 मुख्य शिष्यों ने वस्तुतः 10 राज्य संगठन संप्रदाय में सर्वोच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व किया। सभी मुख्य शिष्यों के दिमाग में केवल शीर्ष 3 या मुख्य शिष्य ही शीर्ष 3 लोगों को हरा सकते थे। दूसरों को इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 3 लोगों के लिए इस स्थान पर कब्जा करने में सक्षम होने का मतलब था कि उनकी सुधार गति बाकी सभी से आगे निकल गई। एक बार जब वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से हिल गए तो वे और भी पीछे रह जाएंगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि शीर्ष 3 में से कोई चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के हाथों से हार जाएगा। उदाहरण के लिए विवान को ही ले। उसकी ताकत साधारण 3rd लेवल क्रिस्टल फॉर्मेशन रिल्म्स को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। श्यामनगर का प्रकाश झा जैसा कोई विवान के मुकाबले में भी नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आरव की ताकत अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक पूरे प्रमुख क्षेत्र को पार कर सकती है? ये बहुत अकल्पनीय था। विवान ने हल्की सी आह भरी और आरव की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली और कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं। सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान सुलेख के दांव पर इतनी दूर तक चलने में सक्षम है। यह जूनियर प्रशंसा से भरा हुआ है। वास्तव में इस जूनियर ने कुछ अपरंपरागत तरीकों से जीत हासिल की। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। विवान का चेहरा थोड़ा बदल गया और वो अपने दिल में मौजूद संदेह को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की चालें कहां से आईं? क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव ने वास्तव में पहले इंपीरियल लॉ ट्रू बुक में प्रशिक्षण लिया है? आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान के मूव्स देखने के बाद उन सभी मूव्स को कॉपी किया था। इसे कहते हैं नकल की अवधारणा। नकल की अवधारणा? ये क्या है? विवान अचंभित हुए बिना नहीं रह सका।
मेरी चाल बिल्कुल तुम्हारी चाल जैसी ही दिखती है, लेकिन असल में जब विषय वस्तु की बात आती है तो ये असली तरीकों से अलग होती है। मेरी चालों की नकल तलवार की मंशा का इस्तेमाल करके की गई थी। ये सही लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये गलत है, आरव ने कहा। ये अवधारणाओं का वास्तव में इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। विवान को शुरू में लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो पूरे समय ये समझ नहीं पाया। अब जब उसने आरव को इसके बारे में बात करते सुना तो पता चला कि दूसरी पार्टी वास्तव में पूरे समय उससे भिड़ने के लिए तलवार की मंशा का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन भले ही ये तलवार की मंशा थी, क्या ये बहुत समान नहीं थी? चाहे विवान ने अपने दिमाग पर कितना भी जोर लगाया हो, वो ये नहीं समझ पाया कि तलवार की मंशा का इस्तेमाल सुलेख की मंशा की इतनी कुशलता से नकल करने के लिए कैसे किया जा सकता है कि वो मूल से अलग न हो। विवान का मानना था कि मंच के नीचे बैठे दर्शक ये भी नहीं देख पाए कि आरव ने तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया था। केवल वही जिसने इतने सालों तक सुलेख के दांव में खुद को डुबोया था, वो अंतर के उस सूक्ष्म निशान को पहचान सकता था। अन्य बातों को नजरअंदाज करते हुए तलवार दांव पर आरव की उपलब्धियां कितनी ऊंची थी। ये मैच अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं हारा गया। अनेक दांव कानून सभी एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। अवधारणाएं अनंत तरीकों से भिन्न हो सकती है, लेकिन उनमें कई सामान्य पहलू भी हैं। हालांकि मुझे अभी भी सुलेख के दांव पर गहराई से शोध करना है। मैंने पहले बेहद शक्तिशाली सुलेख दांव विशेषज्ञों को देखा है, इसलिए मैं सुलेख के दांव से भी परिचित हूं। इसलिए यही कारण है कि मैं तलवार दांव के साथ सुलेख दांव की नकल कर सकता हूं, आरव ने कहा। जिस बेहद शक्तिशाली सुलेख दांव विशेषज्ञ के बारे में आरव बात कर रहे थे, वो वास्तव में स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा यानी कि हेवनली बुक डिवाइन किंग था। सिवाय इसके कि विवान और बाकी लोगों ने अपने दिमाग में चाहे कितना भी बड़ा छेद खोद लिया हो, वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये तथाकथित अत्यंत शक्तिशाली सुलेख दांव विशेषज्ञ किस तरह का अस्तित्व था। दक्षराज और उनके पिता का दिव्य क्षेत्र में बहुत ऊंचा दर्जा था। वे अधिकांश दिव्य राजा शक्तियों से परिचित थे। हालांकि स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा 10 महान सर्वोच्च दिव्य राजाओं का एक अधिक विलक्षण सदस्य था, लेकिन उसके आरव के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और आरव ने अपनी आंखों से स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा और अन्य दिव्य राजाओं के बीच महान युद्ध भी देखा था। यह वास्तव में स्वर्ग को चौंका देने वाला था और राजाओं को रोने पर मजबूर कर दिया। स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा की तुलना में विवान की ये शाही कानून सत्य पुस्तक बस अधिकतम तक कमजोर थी। आरव के पास मूल रूप से बहुत अधिक धारणा थी और उसने तलवार दांव पर एक सर्वोच्च सत्य इरादे को भी समझा। स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा के सुलेख के दांव को पहले देखने के अलावा विवान की चाल की नकल करना कोई कठिन काम नहीं था। आरव के कारक विवान की तुलना में बहुत बेहतर थे। अगर वो इतनी कमस्तरीय अवधारणा की नकल भी नहीं कर सकता तो वो वास्तव में बहुत बेकार होगा। क्या बढ़िया वाक्यांश है। असंख्य दांव कानून सभी एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। जूनियर अप्रेंटिस भाई की धारणा अजीब तरह से उच्च है। भले ही ये मेरी अवधारणा की नकल मात्र है, लेकिन अगर जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की अवधारणा बहुत ऊंची नहीं है तो मुझे डर है कि इस तरह की लड़ाई का नतीजा आना भी असंभव है। मैं मेरी हार के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूं। बात खत्म करते हुए विवान ने अपनी मुट्ठी बांधी और चला गया। दूर चंद्रकांत और कार्तिक अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े थे। उन्होंने अभी अभी आरव और विवान के बीच लड़ाई देखी थी। ओह कार्तिक, तुमने जो कहा वो सही था। आरव जैसे राक्षस को मेरे 10 राज्य संगठन के पास उसे रोकने की नियति नहीं हो सकती। उसकी ताकत के बारे में तुम इसे कैसे देखते हो? चंद्रकांत ने अचानक पूछा। कार्तिक ने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की तलवार की नीयत शायद पहले से ही मेरी नीयत से कहीं ज्यादा है। ये भी अगर मेरा अनुमान सही है तो जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव ने शायद पहले से ही 9 हेवन रोड पर पर्पल माउंट तलवार कला को पूरी तरह से समझ लिया होगा। चंद्रकांत ने कार्तिक की ओर देखा। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर वो मुझसे आगे निकल गया तो वो मुझसे आगे निकल गया। कहने से क्या बचना है। आश्चर्य है कि ये लड़का किस चट्टान से कूदा जो वास्तव में ऐसी राक्षसी प्रतिभा रखता है। मेरे 10 राज्य संगठन के गठन के बाद से हजारों वर्षों में केवल 3 व्यक्ति ही ऐसे हुए हैं जो पर्पल माउंट तलवार मनसा को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये लड़का केवल 15 वर्ष का है और वास्तव में इतनी गहरी तलवार की मंशा को पूरी तरह से समझ गया है। वास्तव में उल्लेखनीय है। कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा जब उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। जब तक वो नीचे नहीं गिरता वो निश्चित रूप से भविष्य में दिव्य क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम होगा। इसके अलावा
मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा पूर्वज श्याम सुंदर नाथ से भी अधिक मजबूत हो सकती है। दिव्य क्षेत्र में जाने के बाद भी वो सबसे अधिक संभावना एक डोमेन का पावर हाउस बन सकता है। चंद्रकांत ने सिर हिलाया। उसने कार्तिक के विचार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। 15 साल की उम्र में एक सच्चे इरादे को पूरी तरह से समझने में सक्षम होने के लिए ऐसा संघ की अंतहीन दुनिया में नहीं जन्मा चाहिए था। कार्तिक, क्या आपने पाया कि आरव की तलवार की मंशा में कुछ अलग पहलू है? कार्तिक को आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने भी पर्पल माउंट तलवार कला के बारे में बहुत कुछ समझा था, लेकिन वो मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत की तुलना में स्पष्ट रूप से उतना संवेदनशील नहीं था। अगर वे इसके बारे में बात करते हैं तो ईशान ने जो पर्पल माउंट तलवार मनसा समझा था वो कार्तिक की तुलना में अधिक मजबूत था। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। हॉल हेड चंद्रकांत की नजर सख्त हो गई और उसने कहा, आरव की तलवार की मंशा पूरी तरह से पर्पल माउंट तलवार कला नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है तो उसने कुछ और तलवार की मंशा भी समझी है। और एक तलवार की मंशा? कार्तिक हैरान था। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। चंद्रकांत ने सिर हिलाया और कहा, यह स्पष्ट है कि आरव की तलवार की मंशा पर्पल माउंट तलवार मनसा की छाया है, लेकिन तलवार की मंशा में चपलता और लालित्य का एक निशान है। मेरी राय में आरव ने 9 हेवन रोड को चुनौती देने से पहले ही एक प्रकार की तलवार की मंशा को समझ लिया होगा। जब वो 9 हेवन रोड को चुनौती दे रहा था तो उसने पर्पल माउंट तलवार मनसा को भी समझ लिया था। सबसे भयानक बात यह है कि उसने पहले से ही इन 2 प्रकार की तलवार की मंशा को एक में मिला दिया था। कार्तिक ने एक विस्मयकारी रूप प्रकट किया। वो जानता था कि आरव की तलवार की मंशा बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आरव की तलवार की मंशा पहले से ही इस हद तक शक्तिशाली थी। एक तलवार साधक के रूप में कार्तिक गहराई से जानता था कि अवधारणाओं को मिलाना 2 प्रकार की अवधारणाओं को समझने से भी कठिन था। आरव ने पर्पल माउंट तलवार कला को पूरी तरह से समझ लिया था, जिसका मतलब था एक प्रकार की सच्ची मंशा में महारत हासिल करना। अगर उसने किसी दूसरी तरह की अवधारणा को मिलाया है तो वो किस दायरे में है? कार्तिक को लगा कि उसका दिमाग इस पर पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है। हॉल हेड चंद्रकांत ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच्चे इरादे से भी ऊपर के दायरे जरूर होंगे। वे दैवीय क्षेत्र के पावर हाउस से संबंधित दायरे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आरव ने जिस दूसरी तलवार के इरादे के साथ इसे मिलाया है वो कैसा है। अगर ये भी एक तरह का सच्चा इरादा है तो ये भयानक होगा। सीमित दृष्टिकोण के कारण हॉल हेड चंद्रकांत को यह नहीं पता था कि सच्चे इरादे से ऊपर कौन सा क्षेत्र है। वो खुद भी सच्चे इरादे के प्रकार को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वो जानता था कि सच्चे इरादे से ऊपर भी निश्चित रूप से उच्च क्षेत्र है। अन्यथा दिव्य क्षेत्र में उन शक्तिशाली लोगों ने क्या साधना की? चंद्रकांत को यह भी यकीन नहीं था कि 2 तरह के सच्चे इरादों को मिलाने से कौन सा क्षेत्र प्राप्त होगा, क्योंकि निचले अनंत दुनिया में एक तरह के सच्चे इरादे का होना पहले से ही एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ का मतलब था। ऐसा कहा जाता था कि उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख शक्तियां थी जिन्होंने 2 तरह के सच्चे इरादों को मिलाया था, लेकिन जहां तक उन प्रमुख शक्तियों का सवाल है, चंद्रकांत को बिल्कुल भी पता नहीं था। वास्तव में अधिकांश परिस्थितियों में 2 तरह के सच्चे इरादों को मिलाकर भी सर्वोच्च सच्चे इरादे का निर्माण करना असंभव था। दिव्य क्षेत्र में कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने 2 तरह की अवधारणाओं को मिलाया था, लेकिन उनमें से बहुत कम ही दिव्य राजा क्षेत्र में साधना कर पाए। इसका कारण यह था कि वे सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ नहीं पाए थे। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा होना बहुत संभव नहीं है ना? जबकि आरव की प्रतिभा आश्चर्यजनक है। इस उम्र में 2 तरह के सच्चे इरादों को एक साथ मिलाना। कार्तिक को लगा कि यह पहले से ही उसकी समझ की सीमा को पार कर चुका है और सहज रूप से लगा कि यह असंभव है। हॉल हेड चंद्रकांत ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, दरअसल मुझे भी लगता है कि ऐसा होना बहुत संभव नहीं है। सच्चा इरादा कोई गोभी नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से समझ सकते हैं। आरव पर्पल माउंट तलवार मनसा को मुख्य रूप से इसलिए समझ पाया क्योंकि वो संयोगवश 9 हेवन रोड में घुस गया था। मुझे लगता है कि उसने पर्पल माउंट तलवार कला में पहले से समझी गई तलवार कला का फुर्ती और लालित्य की अवधारणा को ही जोड़ा है, लेकिन उसके द्वारा पहले से ही समझी गई तलवार कला की सच्ची इरादा को आरव विकसित नहीं की होगी, तभी जैसा कि अपेक्षित था। फिर भी यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। ईशान, अनीशा मानसिंह और आरव ने अंतिम 4 में प्रवेश किया, जबकि विवान को दुखद रूप से अंतिम 4 से बाहर कर दिया गया। ये अपेक्षित था क्योंकि ईशान
और अनीशा मानसिंह का अंतिम 4 में प्रवेश पहले से ही तय था। लेकिन यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस भव्य प्रतियोगिता से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि रहस्यमयी नंबर 52 वास्तव में अंतिम 4 में प्रवेश कर सकता है। अंतिम 4 में जगह बनाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम मांझी था, ठीक वही जो आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में था। सेमीफाइनल के लिए आमना सामना पहले ही तय हो चुका था। आरव बनाम अनीशा मानसिंह और ईशान बनाम मांझी। ईशान बनाम मांझी के लिए मूल रूप से कोई सस्पेंस नहीं था। अनीशा मानसिंह और आरव का मैच स्पष्ट रूप से सभी का केंद्र बिंदु बन गया। आरव ने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर लिया और यहां तक कि विवान भी उसके सामने हार गया। इसने मूल रूप से बेजान संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता को अचानक जीवंत बना दिया। हर कोई देखना चाहता था कि आरव किस कदम पर चल सकता है। हालांकि पिछली लड़ाई में आरव ने विवान को हराकर सभी के चश्मे उतार दिए थे, लेकिन हर कोई यह महसूस कर सकता था कि विवान के साथ आरव की लड़ाई अंगद के साथ जितनी आसान नहीं थी। और अनीशा मानसिंह की ताकत इसलिए नहीं थी कि विवान ने अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हर कोई जानता था कि अगर विवान ने अपने हथियार का इस्तेमाल भी किया तो भी नतीजा वही होगा। इसलिए आरव और अनीशा मानसिंह का मुकाबला ईशान के मुकाबले से और भी ज्यादा प्रत्याशित था। ईशान ने तलवार का इस्तेमाल किया। आरव के खिलाफ लड़ाई में उसे कोई फायदा मिल सकता है या नहीं, ये एक अलग बात थी। लेकिन अनीशा मानसिंह ने तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर आरव अनीशा मानसिंह को हरा भी देता तो वो नंबर 1 से बस एक कदम दूर होता। हां, सेमीफाइनल में ईशान बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं लग रहा था। इसलिए नहीं कि वो काफी मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने तलवार का इस्तेमाल किया। ईशान अपनी तलवार की वजह से मजबूत था, लेकिन आरव का सामना करते हुए उसकी तलवार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। सेमीफाइनल शुरू होने वाला था। आरव और अनीशा मानसिंह के मंच को पहले ही घेर लिया गया था। ऐसा सिक रहा था कि पानी भी नहीं बह सकता था। आरे आरे, जल्दी से वहां देखो, क्या वो सीनियर अप्रेंटिस भाई तुषार नहीं है? सीनियर अप्रेंटिस भाई नितेश और बाकी भी है। कुलीन शिष्य वास्तव में आरव का मैच देखने आए थे। इसमें क्या अजीब बात है? कुलीन शिष्यों के मैच पहले ही समाप्त हो चुके हैं। सीनियर अप्रेंटिस भाई तुषार ने बिना किसी प्रतियोगिता के रैंक 1 जीता होगा और सीनियर अप्रेंटिस भाई नितेश नीचे से तीसरे स्थान पर है। वो हमारे मुख्य शिष्यों के नंबर 1 के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अपने प्रतिद्वंदी की ताकत की जांच करने के लिए आना बहुत स्वाभाविक बात है। तो फिर सीनियर अप्रेंटिस भाई तुषार यहां क्यों आए? है आरव की राक्षसीता के साथ वो शायद जल्द ही सीनियर अप्रेंटिस भाई तुषार के लिए खतरा बन जाएगा। क्या यह बहुत सामान्य बात नहीं है कि वो अपने फ्यूचर प्रतिद्वंदी पर नजर डालने के लिए आए? मुझे लगता है कि मैच देखने आए कुलीन शिष्यों की संख्या कम नहीं है। इस समय कुलीन शिष्यों की भव्य प्रतियोगिता पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तुषार 19 पूर्ण जीत के साथ निर्विवाद रूप से नंबर 1 कुलीन शिष्य बन गया था, लेकिन नितेश अंततः नीचे की 3 रैंकिंग को नहीं हिला सका। संप्रदाय के नियमों के अनुसार उसे नंबर 1 कोर शिष्य के साथ अंतिम मैच से गुजरना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन रहता है और कौन जाता है। इसलिए नितेश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि रैंक 1 कौन प्राप्त करता है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार, आपको क्या लगता है कि रैंक 1 कौन प्राप्त कर सकता है? नितेश ने काफी परेशान होकर पूछा। हालांकि तुषार ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिछली भव्य प्रतियोगिता के बाद से पहले से ही बहुत लंबा समय हो गया है। ईशान और अनीशा मानसिंह दोनों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कितना सुधार किया ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा इस बार इस आरव भी मंच पर आ गया है। नंबर 1 किसके हाथ में जाता है ये वास्तव में अभी भी अज्ञात है। हे, अगर वो नंबर 1 प्राप्त कर लेता है तो ये बहुत अच्छा होगा। तुषार ने नितेश पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, हुर हुर। दूसरी ओर, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है अगर। नितेश की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आरव अनीशा मानसिंह और ईशान दोनों को हरा सकता है? आप आरव से न टकराए। नितेश ने हैरानी से पूछा, नहीं, हालांकि ये आरव प्रभावशाली है। मैं, नितेश, चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से हार नहीं सकता, है ना? नितेश प्रथम स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में था, जबकि उसकी ताकत कुलीन शिष्यों में सबसे निचले पायदान पर थी। लेकिन यह केवल कुलीन शिष्यों के सापेक्ष था। अधिकांश मुख्य शिष्यों के लिए उसकी प्रतिभा बिल्कुल उन सुपर मजबूत मुख्य शिष्यों की प्रकारों की थी। हालांकि आरव की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, नितेश उससे एक प्रमुख क्षेत्र में उच्च था। आरव संभवतः उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? खेती के क्षेत्र के मामले में इस तरह की कुचलने की क्षमता
प्रतिभा से नहीं बदली जा सकती थी। तुषार ने कहा, तलवार के इरादे के क्षेत्र में आरव की ताकत हर किसी की कल्पना से परे है। अगर मेरी अटकलें सही है तो हो सकता है कि उसने पहले ही पर्पल माउंट तलवार मनसा को समझ लिया हो। भले ही उसने इसे पूरी तरह से न समझा हो, लेकिन ये कमोबेश पहले से ही वहां है। अगर आप वास्तव में उसका सामना करते हैं तो सावधान रहना सबसे अच्छा है। सावधान रहें कि आप लापरवाह न हो। यह सुनकर नितेश ने ठंडी सांस ली। वो जानता था कि आरव की तलवार की नीयत बहुत मजबूत है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये इतनी शक्तिशाली होगी। यहां तक कि संप्रदाय के गुरु भी पर्पल माउंट तलवार मनसा को नहीं समझ पाए। आरव ने इस उम्र में इसे पहले ही समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अंगद से लड़ते समय किसी भारी चीज को ऐसे उठा सकता था जैसे वो हल्की हो। तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई का मतलब है कि ईशान और अनीशा मानसिंह इस बार खतरे में है। तुषार ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता। ईशान और अनीशा मानसिंह दोनों ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोग हैं और उनका क्षेत्र आरव के क्षेत्र से बहुत अधिक ऊंचा है। स्वाभाविक रूप से उनमें युद्ध करने की ताकत है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ईशान आरव से लड़ने के लिए किस तरीके का उपयोग करेगा जब उसे तलवार दांव के मामले में दबाया जा रहा है। नितेश अवाक रह गया। उसने पहले सोचा था कि आरव एक नरम खुरमा है जिसे गूंथना आसान है। अब ऐसा लग रहा था कि कोई भी नरम खुरमा नहीं है। नितेश को मांझी की ताकत का अंदाजा था। बिना किसी दुर्घटना के शीर्ष 3 में ईशान, अनीशा मानसिंह और आरव होंगे। सिवाय इसके कि ये अंतिम रैंकिंग निर्धारित करना आसान नहीं था। ईशान, जो पहले सबसे होनहार लग रहा था, अब अनीशा मानसिंह से कम फायदे में था। नितेश को कुछ हद तक परेशानी महसूस हुई। मंच पर अनीशा मानसिंह ने एक उग्रलाल महीन गौज पहना हुआ था, लेकिन वो बहुत ही गर्वित लग रही थी। वो अद्वितीय उपस्थिति नानफेंग चाची और भतीजी से कम नहीं थी। हालांकि जो लोग उसे इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि वह एक अद्वितीय सुंदरता थी, उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। पिछली भव्य प्रतियोगिता में ईशान को एक बार अनीशा मानसिंह के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा था और वो लगभग हार गई थी। अनीशा मानसिंह ने सामने खड़े आरव को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आरव, तुम वाकई बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम यही रुक जाओगे। ये सुनकर आरव दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि अनीशा मानसिंह ऊपर आते ही इतनी दबंग हो जाएगी। हाँ, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर न केवल सुंदर है, बल्कि उनकी बातें भी बेहद प्रभावशाली है। आरव ने हंसते हुए कहा। अनीशा मानसिंह का चेहरा और भी ठंडा हो गया। आरव के बारे में उसकी धारणा और भी खराब हो गई। लंपट, मैं बाद में तुम्हें जरूर बेवकूफ बनाऊंगी। अनीशा मानसिंह का दिल आसमान से भी ऊंचा था। साधारण शिष्य उसकी आंखों में भी नहीं आते थे, इसलिए ऐसे बहुत से लोग थे जो चुपके से उस पर क्रश करते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अपनी भावनाओं को कबूल करते थे। एक बार एक व्यक्ति था जिसे कबूल करने के बाद 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने तक पीटा गया था। तब से हर कोई अपने स्नेह और प्रशंसा को अपने दिल में ही दबाए रख सकता था। आरव ने स्वाभाविक रूप से उसे सुंदर कहकर खुद कर अनीशा की नजर में लंपटों की श्रेणी में डाल दिया। आरव ने खुद के बावजूद हंसते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन एक फूल की तरह सुंदर है, लेकिन दूसरों को आपकी प्रशंसा नहीं करने देती। क्या ये आपकी सुंदरता का अपमान नहीं है? ये सुनकर अनीशा मानसिंह बहुत क्रोधित हो गई। वास्तव में एक अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में फिर से हंस सकेंगे। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा के साथ इस तरह की आजादी लेने की हिम्मत करने के लिए आरव की हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है। उसमें ताकत है। वो शायद सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा को लुभाने के लिए इस मौके का फायदा उठाने के बारे में भी सोच रहा होगा। जिसकी बात करें तो उन दोनों की उम्र और ताकत लगभग एक जैसी है। ये वाकई एक काबिल आदमी और एक खूबसूरत युवती के बीच एक बेहतरीन जोड़ी है। इसके अलावा आरव की क्षमता के साथ वो निश्चित रूप से भविष्य में सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा से आगे निकल जाएगा। अगर वे एक जोड़ी बन गए तो ये एक ऐसी कहानी बन जाएगी जो आगे चलकर लोगों तक पहुंचेगी। क्या वो शरारती बच्चा आरव सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा के लिए भी काफी अच्छा है? हाँ, तुम ईर्ष्या और नफरत की वजह से ईर्ष्या कर रहे हो, है ना? मुझे पता है कि तुम्हें सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा पर बहुत पहले से ही क्रश है। दरअसल आरव सिर्फ तारीफ कर रहा था। उसने अनीशा के क्रोध को भड़काने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से दूसरे शिष्यों ने इसे देखा, आरव के ऐसे शब्द पहले से ही स्पष्ट छेड़खानी थे। ये सिर्फ इतना था
कि आरव की ताकत बाकी सभी से कहीं ज्यादा थी, इसलिए जाहिर तौर पर उसके पास अनीशा का पीछा करने की योग्यता थी। हालांकि वे शिष्य जो लंबे समय से अनीशा पर गुप्त रूप से क्रश कर रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से इससे बहुत नाखुश थे। लेकिन दर्शकों का ये बातें सुनकर दर्शक स्टैंड में बैठे हुए दो खूबसूरत युवतियों का गाल गुस्सा और ईर्ष्या से लाल हो चुकी थी। उन दोनों में से एक चंचल लड़के ने गुराते हुए कहा, हम्फ, ये लड़का बेशरम है, लड़की देखी नहीं तारीफ करना शुरू कर देता है, हमको तो हर दिन देख रहा है लेकिन। हम्फ बेशरम। ये सुनकर साइड में बैठा एक शांत युवक कड़वाहट से मुस्कुराता रहा। ये सब लोग और कोई नहीं आसपास बैठे हुए रोहन, अनुपमा, गौतमी और नंदिनी थे। तभी प्रतियोगिता मंच पर एक बार जब लड़ाई शुरू हुई तो अनीशा की लाल रिबन ने आरव को उलझाने के लिए उसकी ओर वार किया। शैटरिंग स्पेस पर भरोसा करते हुए आरव की गति अब लेट स्टेज आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। लाल रिबन को ऊपर की ओर जाते हुए देखकर वो आसानी से एक फ्लैश के साथ बच निकला। लेकिन ठीक उसी समय आरव को केवल अपना सिर डूबता हुआ महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर सुस्त हो गया। ये दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला है। आरव को लगा कि अनीशा का तुरुप का पत्ता वास्तव में एक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला थी। हे आरव उम्मीद के मुताबिक इसके झांसे में आ गया। सीनियर अप्रेंटिस बहन अनीशा भ्रमकारी कलाओं में सबसे मजबूत है। पिछली ग्रैंड प्रतियोगिता में सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान भी इसके झांसे में आ गया और लगभग हार गया। आरव हाल ही में बहुत अधिक सफलता का आनंद ले रहा है। उसने शायद सीनियर अप्रेंटिस बहन अनीशा के तुरुप के पत्ते के बारे में पूछताछ नहीं की होगी। उसी दायरे में वस्तुतः कोई भी सीनियर अप्रेंटिस बहन अनीशा के भ्रम से बच नहीं सकता है। आरव केवल चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में है। आत्मा संघनन क्षेत्र में अनीशा से कई मामूली स्तर नीचे। वो बर्बाद होने जा रहा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन अनीशा पहले से ही गुस्से में है। वो निश्चित रूप से आरव के साथ निर्दयी होगी। भले ही वो उसके साथ तब तक न उलझे जब तक वो मूर्ख न बन जाए। वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहने से बच नहीं सकता। हाँ, अगर वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन अनीशा के इरादे वाकई बुरे हैं तो शायद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मांझी के पास अभी भी शीर्ष 3 में प्रवेश करने की संभावना है। प्लेटफॉर्म पर अनीशा और आरव दोनों ने हिलना बंद कर दिया। आरव की आंखें खाली हो गई, जैसे कि उसकी आत्मा मंत्रमुग्ध हो गई हो। दूसरी तरफ अनीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। आरव को अभी अभी सिर्फ अपना दिमाग डूबता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व एक अलग जगह पर आ गया था। अनीशा की भ्रामक दुनिया में आरव एक अमीर परिवार का वंशज बन गया। उसकी आंखों के सामने एक सुंदर और खूबसूरत शरीर दिखाई दिया। उसके सामने खड़ी लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस पर कपड़ों का एक भी निशान नहीं था। वो शरीर जो लोगों की नाक से खून बहने पर मजबूर कर दे, किसी भी आदमी को पागल कर सकता है। आरव ने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा और दूसरी तरफ नग्न महिला को देखा और अपना सिर हिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। इस अनीशा ने उसे वाकई एक बेहद विकृत व्यभिचारी समझा। युवा स्वामी, इस नौकर को बिस्तर पर आपकी सेवा करने दो। महिला की मधुर मधुर आवाज आरव के कान के पास गूंजी। पानी के सांप की तरह जेड की भुजाएं आरव की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। यह बेहद आकर्षक था। आरव कोई ऋषि नहीं था। एक असली सुंदरता के सामने वो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिक्रिया दिखाएगा जो एक आदमी को दिखानी चाहिए। सिवाय इसके कि अनीशा द्वारा आरव के सामने भ्रम का प्रयोग करना कृपाण राजा के सामने एक बड़ी कृपाण के साथ खेलने जैसा था। भ्रामक कलाएं वास्तव में दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं की एक महत्वपूर्ण शाखा थी। इसकी शक्ति बहुत महान थी और लोगों को अगोचर रूप से मार सकती थी। भ्रमकारी कलाएं भी इसी तरह एक महान दांव थी। जब सीमाओं तक साधना की जाती है तो ये गंदी और सड़े हुए को दुर्लभ और अलौकिक में बदल सकती है। शक्तिशाली भ्रमकारी मार्शल कलाकार अपने दुश्मनों को बिना पहचाने मार सकते हैं और दूसरे पक्ष को हमेशा के लिए भ्रम के दायरे में कैद कर सकते हैं, एक जीवित लाश बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष को पूरी तरह से पता होगा कि वे एक भ्रम की दुनिया के अंदर हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो वे बच नहीं सकते। इस तरह का भ्रम में डूबना कभी कभी प्रतिद्वंद्वी को मारने से भी ज्यादा डरावना होता है। अगर जादूगर भ्रम को दूर नहीं करता तो दूसरा पक्ष कभी भी भ्रम से नहीं जागता। ठीक वैसे ही जैसे संसार चक्र मृत्यु तक। जब आरव ने पहली बार इस महिला को देखा तो उसे पता चल गया कि अनीशा क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसे भ्रम के अंदर महिलाओं के आलिंगन में डुबो देना चाहती थी और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ बनाना चाहती थी। एक बार जब वो देह के सुखों में डूब जाता
तो वास्तविक दुनिया में आरव कुछ घृणित कार्य भी करने लगता। अगर ऐसा हुआ तो आरव पूरे संप्रदाय का मजाक बन जाएगा। ये कहना ही पड़ेगा कि अनीशा का ये कदम निश्चित रूप से काफी क्रूर था। अगर आरव वाकई इसके आगे झुक गया तो चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इसके बाद संप्रदाय में रहने के लिए उसके पास कोई चेहरा नहीं होगा। महिलाएं हमेशा से ही समझ से परे प्राणी रही है। आरव को पहले भी कई बार इसका स्वाद चखने को मिला था। हालांकि अनीशा का ये कदम वाकई मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन आरव को ज्यादा गुस्सा नहीं आया। लेकिन आरव कोई मिट्टी का बोधिसत्व नहीं था जिसे दूसरों की मर्जी के मुताबिक गूंथा जा सके। आरव ने इस अनीशा को अच्छी तरह से मजा सिखाने की ठान ली। इसे उसकी सजा माना जा सकता था। महिला की चिढ़ाने वाली हरकतों का सामना करते हुए आरव ने उसकी बाह पकड़ी और उसे बेरमी से एक तरफ फेंक दिया और ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, इसकी जरूरत नहीं होगी। बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है? आरव ने कठोर चेहरे से डांटा, लेकिन महिला सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप रही। उसने कमजोरी से कहा, नहीं, ये नौकर सिर्फ युवा मालिक की प्रशंसा करता है। इसीलिए मैंने अपना शरीर अर्पित करने की पहल की। अगर युवा मालिक इस नौकर पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं मर जाऊंगा। ओह। महिला दयनीय रूप से रोई और ऐसा व्यवहार किया जैसे वो आत्महत्या करने के लिए दीवार से टकरा जाना चाहती हो। लेकिन आरव ने बस उपहास किया और कहा, मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। राजधानी के शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में इस यंग मास्टर ने पहले किस तरह की महिला नहीं देखी है। तुम अपने घटिया अभिनय के साथ मेरे सामने परीक्षा कैसे पास कर सकते हो? जाओ और मार जाओ। बस आगे। ये सुनकर वो महिला सचमुच रुक गई। भ्रम की दुनिया में अनीशा, जो गुप्त स्थान पर छिपी हुई थी, चुपके से खुद से ठंडी हंसी हंसने लगी। मैंने नहीं सोचा था कि इस लंपट में कुछ क्षमताएं हैं। वास्तव में इसके लिए आसानी से नहीं गिरना। हालांकि आपने पहले ही ले लिया है अपनी पहचान की जगह। क्या आप अभी भी इस यंग लेडी की हथेली से बच सकते हैं? नग्न महिला ने अपने मोहक भाव को दूर रखा और अपने वस्त्र पहन लिए। उसने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, युवा मास्टर आरव में वास्तव में एकाग्रता की महान शक्ति है। वास्तव में मुझे अपने परिवार की मालकिन के आदेश पर युवा मास्टर आरव को जांचने के लिए आए हूं। आरव ने मन ही मन हंसी उड़ाई, लेकिन ऊपर से संदेहास्पद लग रहा था जब उसने पूछा, आपके परिवार की मालकिन कौन है? मेरे परिवार की मालकिन मानसिंह परिवार की सबसे बड़ी मालकिन है। उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि मिस्टर शर्मा राजधानी में नंबर 1 विद्वान है और वे लंबे समय से आपकी प्रशंसा करती है। बस उन्हें मिस्टर शर्मा के स्वभाव का पता नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे मिस्टर की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। आज मिलने के बाद युवा मास्टर वास्तव में चीजों को आग की तरह साफ देख रहे हैं। एक अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति। महिला ने प्रशंसा से आह भरी। जब आरव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई, लेकिन फिर भी वो नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, तो ये मानसिंह परिवार की सबसे बड़ी मिस है। इस आरव ने भी बहुत पहले ही सुन लिया था कि मानसिंह परिवार की सबसे बड़ी मिस में राष्ट्रीय सौंदर्य और दिव्य सुगंध है, और वो महिलाओं में भी एक विद्वान है। बस इतना है कि आपके परिवार की मिस ने मुझे परखने के लिए इस तरह का तरीका इस्तेमाल किया है, जो वाकई बहुत आगे बढ़ गया है। एक गोरी महिला एक सज्जन व्यक्ति की अच्छी साथी होती है, लेकिन ये आरव उन व्यभिचारी और अनैतिक लोगों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। कृपया वापस लौटें और मिस अनीशा को बताएं कि ये आरव उसकी प्रशंसा का आनंद लेने में असमर्थ है। गुप्त रूप से अनीशा का चेहरा बदल गया जब उसने ये सुना। अगर आरव वास्तव में हर चीज के प्रति अभेद्य होता तो उसका भ्रम जल्दी या बाद में दोषों को प्रकट कर देता, फिर आरव बच निकलने में सक्षम हो जाता। अनीशा इस तरह के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। हुम्फ, लगता है ये व्यभिचारी निश्चित रूप से मेरे रूप के पीछे पागल है, इसीलिए वो अन्य लोगों के प्रति इतना उदासीन है। चूंकि ऐसा है, इसलिए ये महान युवती उसे उसके ही खेल में हरा देगी और इस व्यभिचारी पर चाले चलेगी। अनीशा को अपने रूप और मायावी कौशल पर पूरा भरोसा था। क्या आरव जैसे उतावले युवक से निपटना आसान नहीं था? बस इतना ही था कि मायावी दुनिया में आरव द्वारा उसका फायदा उठाए जाने के बारे में सोचकर अनीशा को बहुत घृणा महसूस होती थी। भले ही मायावी दुनिया में वो असली नहीं थी। कृपया अपना गुस्सा शांत करें, युवा मास्टर आरव। मेरे परिवार की मालकिन ने कहा था कि अगर आप अपनी गोद में किसी महिला से बेपरवाह रह सकते हैं तो आपके प्रति उनकी आखिरी सावधानी भी खत्म हो जाएगी। माफी मांगने के लिए मिस अनीशा ने उनकी वीआईपी बिल्डिंग में एक भोज का आयोजन किया है और युवा मास्टर आरव को वहां आने के लिए आमंत्रित किया है, नौकर ने शांति से कहा। यह सुनते ही आरव की आंखों में खुशी की एक झलक उभरी और ये नजर स्वाभाविक रूप से अनीशा द्वारा पकड़ी गई,
जो अंधेरे में देख रही थी। वाकई बेशरम है, देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूं, अनीशा ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने बहुत पहले सुना था कि मिस अनीशा राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो इस आरव से प्यार करती है। चूंकि ऐसा है, इसलिए ये आरव वहां आगे बढ़ेगा। हालांकि मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए इस तरह की चाल का इस्तेमाल कभी मत करना, आरव ने कहा। आरव को केवल अपनी आंखें धुंधली महसूस हुई। 2 दिन पहले ही बीत चुके थे। भ्रम में जादूगर स्वतंत्र रूप से समय और स्थान बदल सकता था, लेकिन जिस व्यक्ति पर जादू था वो अनजान होगा और सोचेगा कि यह स्वाभाविक रूप से था। सिवाय इसके कि आरव के लिए ऐसा भ्रम वास्तव में बहुत निम्न स्तर का था। यद्यपि पिछले जन्म का दक्षराज मार्शल दांव में एक कचरा था, लेकिन वह दिव्य आत्मा पर उपलब्धियों के संबंध में पूर्णता के शिखर पर एक अस्तित्व था। उसके पास अपनी उंगलियों की नोक पर हर तरह की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं थी। एक छोटे से आधे चरण वाले क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार का भ्रम उसे कैसे अपने जाल में फंसा सकता था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आरव का वर्तमान दिव्य आत्मा क्षेत्र पहले से ही उच्च श्रेणी के कीमिया राजा से भी अधिक शक्तिशाली था। यह अनीशा की तुलना में किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में जहां दिव्य आत्माओं की ताकत लगभग समान थी, अनीशा द्वारा उसे जादू के प्रभाव में लाने की संभावना और भी कम थी। आरव अनीशा के साथ खिलवाड़ करने ठान लिया है, इसलिए उसने जादू के प्रभाव में होने का नाटक किया। अगर वो चाहे तो किसी भी समय इस भ्रम को छोड़ सकता था और अनीशा की दिव्य आत्मा को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता था। वीआईपी बिल्डिंग के आरक्षित कमरे के अंदर अनीशा ने हल्के हरे रंग का महीन जालीदार कपड़ा पहना हुआ था, वाकई बेहद खूबसूरत। मंच पर मौजूद अनीशा की तुलना में जो मार्शल पोशाक में थी, इस अनीशा में कोमलता और अच्छाई का अंश ज्यादा था और दबंगई कम। जब आरव ने अनीशा को देखा तो वो भी एक पल के लिए बेसुध हो गया। जब यह दृश्य अनीशा की आंखों में उतरा तो स्वाभाविक रूप से उसकी चेहरे पर घृणा के कुछ और अंश थे। आरव ने नहीं सोचा था कि अनीशा का वास्तव में इतना कोमल और कोमल पक्ष होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में अनीशा का भी ऐसा पक्ष होगा। आज मैंने यंग मास्टर आरव के लिए खास तौर पर कुछ पतली शराब तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर आरव मेरे पिछले अपराधों को दिल पर नहीं लेंगे और अनीशा के साथ दुश्मनी को खत्म कर देंगे। जब उसके मुंह से ये शब्द निकले तो अनीशा एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती की तरह शालीनता से भर गई। आरव को मन ही मन ये बात मजेदार लगी, लेकिन वो सतह पर बेपरवाह था। उसने कहा, मिस अनीशा बहुत विनम्र है। एक असली आदमी के रूप में ये आरव आपकी जैसी दिव्य परी जैसी मिस से क्यों बहस करेगा। अनीशा ने अपना वाइन कप उठाया और एक खुश भाव दिखाते हुए कहा, चूंकि ऐसा ही है तो क्या मिस्टर आरव कृपया मेरे साथ ये टोस्ट पी सकते हैं। आरव मुस्कुराया और एक ही बार में अपना कप पी गया। एक कप वाइन पीने के बाद दोनों अपनी अपनी दुष्ट योजनाओं के साथ कई सालों के अच्छे दोस्तों की तरह बातचीत करने लगे। आरव ने बेतरतीब ढंग से दूर की भूमि के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिससे अनीशा और अधिक जानने के लिए तरसने लगी। आरव सांसारिक दुनिया से लेकर मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया तक, मार्शल दांव से लेकर कीमिया दांव तक की बातें करता रहा। उनके द्वारा पहले देखी और सुनी गई बातों के बारे में उनके ज्ञान और व्यापकता ने अनीशा को अनजाने में ये भुला दिया कि वो एक भ्रम की दुनिया में थी। आरव का ज्ञान और अनुभव बिल्कुल भी वैसा नहीं था जिसकी अनीशा उम्मीद कर सकती थी। भ्रम के अंदर भी उच्च क्षेत्र से किसी व्यक्ति होने का वो हल्का सा एहसास अनजाने में ही बाहर आ जाता था। इस तरह के स्वभाव में महिलाओं के प्रति पूर्ण घातकता थी। मायाजाल डालने वाली अनीशा को धीरे धीरे आरव ने प्रतिस्थापित कर दिया। मायाजाल एक तरह की बहुत ही नाजुक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला थी। अधिकांश परिस्थितियों में जादूगर मायाजाल की दुनिया का पूर्ण स्वामी होता, लेकिन अगर उनका सामना अत्यंत शक्तिशाली आत्मा बल वाले विशेषज्ञ से होता तो जादूगर पर दबाव बहुत अधिक होता। उदाहरण के लिए अनीशा को ही ले। अपनी दिव्य आत्मा क्षेत्र और एक मायावी दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला की शक्ति के साथ वो साधारण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करते समय दूसरे पक्ष को मायावी क्षेत्र में उतार सकती थी। बेशक शर्त यह थी कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर अपनी दिव्य आत्मा की खेती नहीं की थी। मार्शल कलाकारों के लिए अनीशा के भ्रम में पड़ना बहुत आसान था, लेकिन अगर उसका सामना किसी कीमिया ग्रैंडमास्टर से होता तो ये इतना उपयोगी नहीं होता। कुल मिलाकर अनीशा के भ्रम बहुत शक्तिशाली थे और वो उसे युद्ध में भी ले जा सकती थी।
लेकिन भ्रम और दिव्य आत्मा के प्रति आरव की समझ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना अनीशा कर सकती थी। इतने लंबे समय तक भ्रम के दायरे में रहने के कारण यह पानी की तरह नीरस लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह आरव और अनीशा की दिव्य आत्मा के बीच संघर्ष था। बस इतना था कि आरव जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने कमजोर दिखाई दे रहा था, इसलिए अनीशा को लगा कि पूरे समय बढ़त उसी ने की है। लेकिन वास्तव में आरव ने अनजाने में ही पहल कर दी थी और अनीशा को भी भ्रम में घसीट लिया था। इसके बजाय वर्तमान समय में आरव के सामने हरे वस्त्र में भ्रामक अनीशा को पहले से ही शरीर में अनीशा कहा जा सकता है। बस इतना था कि भ्रम में फंसने वाली अनीशा पूरी तरह से अनजान थी। इससे भी अधिक घातक यह था कि आरव ने अपने युवा और सुंदर रूप के अलावा अनजाने में जो स्वभाव दिखाया, उससे पहले ही उसके सामने खड़ी अनीशा पर गहरा असर हो चुका था। क्योंकि भ्रम में आरव अभी भी आरव ही था, लेकिन अनीशा अब अनीशा नहीं थी। अनीशा ने पहले ही उसके चरित्र की जगह ले ली थी। वो केवल एक बेजोड़ सुंदरता थी जो आरव को भ्रम में रखने के बजाय धीरे धीरे भ्रामक दुनिया की कंट्रोल आरव को देने लगी। युवा और गूढ़ आरव का सामना करते हुए अनीशा अनजाने में ही प्रेम में पड़ गई थी। इसी क्षण भ्रम को नियंत्रित करने वाला अब अनीशा नहीं था, बल्कि चुपचाप आरव में बदल गया था। भ्रम की दुनिया में समय पानी की तरह बहता था। आज शर्मा परिवार के युवा स्वामी मानसिंह परिवार की बेटी को अपनी पत्नी के रूप में ले रहे थे। राजधानी में एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिससे सनसनी फैल गई। एक योग्य व्यक्ति और एक सुंदर महिला के बीच एक आदर्श जोड़ी हर कोई ईर्ष्या कर रहा था। भ्रामक दुनिया में 1 साल बाद अनीशा ने आरव के बच्चे को जन्म दिया। अपने बेटे को अपने हाथों में पकड़े हुए अनीशा का चेहरा खुशी से भर गया। ये आरव और उसके प्यार का क्रिस्टलीकरण था। और उसी वर्ष आरव ने अपनी तलवार चलाते हुए अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और साम्राज्य का एक सैन्य अधिकारी बन गया। 5 साल बाद आरव युद्ध में शानदार उपलब्धियों के साथ विजयी होकर लौटा और उसे साम्राज्य में सबसे कम उम्र के सेनापति के रूप में सम्मानित किया गया। अनीशा ने लोगों को शहर से कई मील दूर उनका स्वागत करने के लिए प्रेरित किया। अपने वीर और वीर पति को देखकर वो गर्व से भर गई। 15 साल बाद आरव एक अलग उपनाम वाला राजकुमार बन गया, जिसके पास दरबार में बहुत बड़ी शक्ति थी। अनीशा एक राजकुमारी बन गई। कई सालों तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ सम्मान और स्नेह से पेश आए, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद की। 50 साल बाद आरव और अनीशा ने कई बार अंतरंग हुए और उनके कई बच्चे और पोते पोतियां हुई। शर्मा परिवार साम्राज्य के प्रमुख परिवारों में से एक बन गया। 70 साल बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके सिर पूरी तरह से सफेद हो गए और सो गए। बस ऐसे ही उनका पूरा जीवन बीत गया, जबकि वास्तव में 2 घंटे बीत चुके थे। आरव की आंखें खाली थी, जैसे कि वो पूरी तरह से अनीशा के अधीन था, जबकि उसके सामने अनीशा के चेहरे पर कभी खुशी थी, कभी लाली। सभी तरह के भाव अलग अलग थे। ये देखकर मंच के नीचे बैठे दर्शक आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगे। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? भ्रामक दुनिया की सच्चाई को जानने के बाद अनीशा को कैसा महसूस होगा? फिर भ्रामक दुनिया में आरव के साथ इतने साल तक प्रेम संपर्क रखने के बाद क्या वास्तविक दुनिया में वह आरव के प्रति नरमी बरतेगा या उसकी घृणा और बढ़ जाएगा? क्या लगता है आपको? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आरव रिबॉर्न फॉर रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।